नमस्कार दोस्तों, आप सभी का गणित विषय के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भावेश मैथ्स पर और आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय भावेश सर पर स्वागत अभिनंदन। आप सभी से निवेदन कि जिन विद्यार्थियों ने YouTube चैनल मैथ्स बाय भावेश सर सब्सक्राइब नहीं किया है, आप उसको निश्चित रूप से सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी उसको सब्सक्राइब करने के लिए निवेदन करें। कमेंट करें, लाइक करें और शेयर करें। चलिए सर, आज की इस क्लास के अंदर हम लोग बात कर रहे हैं ज्यामिति, है ना। तो ज्यामिति जो अपना प्लेन ज्योमेट्रीज को आप कहा करते हैं, तो उनके कुछ प्रश्नों को हम लोग यहाँ पर इस कक्षा के माध्यम से हल करना चाहते हैं। देखिए किस प्रकार के प्रश्न है जो आगामी आने वाली परीक्षाओं के लिए हमारे लिए उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं। ठीक है, तो चलिए पहला प्रश्न है, एक समबहुभुज की बात कर रहा है। रेगुलर पॉलीगन के एक बहिष्कोण और एक अंतः कोण का अनुपात 1:5 है। बहुभुज में भुजाओं की संख्या कितनी है? ऐसा अपना प्रश्न बना। अब आपके दिमाग में क्या चीज आनी चाहिए? हमारे दिमाग में सबसे पहली चीज आनी चाहिए कि जब हम लोग बात करते हैं रेगुलर पॉलीगन के बारे में या किसी भी बहुभुज के बारे में, बहिष्कोण और अंतः कोण इनका योग हमेशा कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो अब आपके दिमाग में क्या चीज आए? देखिए आपका जो अनुपात दे रखा है वह अनुपात दे रखा है बहिष्कोण और अनुपात अंतः कोण। बहिष्कोण और अंतः कोण का अनुपात कितना है? 1:5 आपको दिया है। ठीक है, तो चलिए इधर ध्यान देना। तो अब हम लोग जो बात करने वाले हैं बहिष्कोण और अंतः कोण का योग, चूंकि 180 डिग्री है तो यहां से हम लोग बहिष्कोण को ज्ञात कर सकते हैं, यानी एक्सटीरियर एंगल आप निकाल सकते हैं। देखिए 180 में अंतः कोण भी है, 180 में बहिष्कोण भी है, 180 में अनुपात के रूप में 1 अनुपात भी है और 5 अनुपात भी है, यानी 180 अंतः कोण बहिष्कोणों का योग होने के कारण यह अनुपातों के क्रम में 6 के बराबर है, 6 का भाग देते हुए। और हम बहिष्कोण को ज्ञात करना चाहते हैं और बहिष्कोण चूंकि पहले क्रम पर है तो आप 1 से गुणा करेंगे। 6 के पहाड़े से 180 कट जाएगा सर 30 बार और आपका बहिष्कोण कितना हो गया? 30 डिग्री। अब हमारा प्रश्न कहता है भुजाओं की संख्या कितनी है? तो देखिए अपने प्रश्न का आंसर क्या हो गया। इसमें भुजाओं की बात जब हम लोग करते हैं, आपके दिमाग में आना चाहिए कोई भी बहुभुज है, बहिष्कोणों का योग उसका हमेशा 360 डिग्री होता है। तो भुजाओं की संख्या ज्ञात करने के लिए बहिष्कोणों का योग 360 में 30 का भाग दे देंगे, 0 से 0 कट जाएगा और यहां पर कितना उत्तर आया सर? 12। यह आपका प्रश्न का आंसर हो गया। और अगर मैं ऑप्शन की बात करूं तो ऑप्शन नंबर ए हमारे प्रश्न का उत्तर रहने वाला है। ठीक है सर, चलिए अगले प्रश्न के बारे में बात करते हैं हम लोग। हमारा जो अगला प्रश्न है, एक डायग्राम आपको दे रखा है और उस डायग्राम को मैं वापस से बना भी देता हूं। OP पैरेलल टू RS ऐसा कहा गया है। देखिए मैं इस डायग्राम को बना रहा हूं, ये ऐसी OP है और यहां पर RS है। ठीक है ना, ये OP पैरेलल टू RS, ये आपका प्रश्न कहता है एंगल OPQ। अच्छा अब इसके अंदर ध्यान दीजिए सर, इसको OP को थोड़ा सा और लेफ्ट के अंदर ले लेते हैं हम लोग। ये स्थिति हमारी इस प्रकार की है, ये वाली है। ठीक है ना, तो ये OP RS के पैरेलल हो गया, पहली चीज तो ये हो गया। दूसरी चीज OPQ, OP और Q की बात कर रहा है, ये आपका 100 डिग्री, ये कोण 100 डिग्री के बराबर है। QRS 140 डिग्री के बराबर है यह कोण। और आपका प्रश्न कह रहा है एंगल PQR कितना है? इस कोण को आपको ज्ञात करना है। मान लेता हूं कि अगर ये x लिखा है तो ये x को हमको ज्ञात करना है। चलिए सर, आपके दिमाग में क्या चीज आनी चाहिए, कौन कौन से कॉन्सेप्ट आने चाहिए इस प्रश्न को हल करने के लिए? सबसे पहला काम, आप इसको जो है एक्सटेंड करने वाले हैं, इसको बढ़ाने वाले हैं। और जैसे ही आप इसको बढ़ाएंगे तो तुरंत आपके दिमाग में आएगा कि ये कोण 140 है और इसके रेस्पेक्ट में यह कोण सबसे पहले एक नंबर पर निकालना चाहता हूं। ध्यान दीजिए 140 में और कोण नंबर 1 में क्या संबंध है? तो तुरंत दिमाग में आएगा 140 और कोण 1, ये दोनों अंतः कोण हैं। समांतर रेखाओं के मध्य में तिर्यक रेखा के एक दिशा में बनने वाले कोण हैं। और चूंकि ये अंतः कोण है तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि 140 डिग्री प्लस एंगल 1, ये दोनों 180 के बराबर है, क्योंकि अंतः कोणों का योग 180 डिग्री हुआ करता है। तो कोण 1 बराबर 180 माइनस 140, कुल मिलाकर के ये हो गया कोण 140 डिग्री। अगर कोण 140 डिग्री के बराबर हुआ तो मैं अब दूसरे नंबर पर ये ज्ञात करने वाला हूं। देखिए 1 नंबर और 2 नंबर ये आपस में कैसे हैं? सम्मुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण है, मान में बराबर हैं। तो कोण 2 आपका कितना हो गया? कोण 2 40 डिग्री के बराबर हो गया। ठीक है, अब तीसरे नंबर पर हम लोग इसकी बात करने वाले हैं, ये वाला कोण। अब आपके दिमाग में क्या चीज आनी चाहिए कि भाई ये जो है एक सरल रेखा के एक बिंदु पर बनने वाले दो कोण हैं, ये 100 डिग्री है और इसको मैंने कोण नंबर 3 लिखा है। तो बताइए सर, अगर ये कोण नंबर 3 हमारे पास में आ रहा है
तो गौर कीजिए, यहां पर हम लोग इस 3 नंबर के कोण को निकालना चाह रहे हैं, तो 100 प्लस एंगल 3 ये दोनों मिलकर के 180 है। सरल रेखा युग्म की बात हो रही है, तो कोण 3 यहां से 80 डिग्री के बराबर हो गया। अब मुझे बताइए, इस त्रिभुज के बारे में अगर बात करता हूं, तो क्या इस त्रिभुज में तीनों कोणों का योग 180 नहीं है? तो अब लास्ट के अंदर हम बात करेंगे त्रिभुज में तीनों कोणों का योग 180 होना। तीनों कोणों के अंदर आपके दिमाग में आए कि कोण 2, कोण 3 और x, ये तीनों जब मिलेंगे तो 180 डिग्री है। कोण 2 का मान 40 है, कोण 3 का मान 80 है, प्लस x बराबर 180 है, और यहां से पक्षांतरण के बाद में घटाएंगे तो 180 में से 120 घटा देंगे, कम कर देंगे, तो आपके प्रश्न का उत्तर क्या बना? 60 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी आपके प्रश्न का आंसर होगा। तो उम्मीद करता हूं कि ये प्रश्न भी जो है आपने है ना कर लिया है, आपने है ना समझ लिया किस प्रकार से जो है प्रश्न को हल करना है। अच्छा, एक बात और ध्यान देना कि अगर हम लोग चाहें तो कोण 3 को नहीं निकालते हुए भी आप सीधा x को निकाल सकते हैं। और उस स्थिति में क्या होगा सर? मेथड नंबर सेकंड के अंदर सबसे पहले एक नंबर पर जो कोण निकल रहा है वो 40 निकलेगा, उसमें कहीं कोई है ना कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। कोण नंबर दूसरा ये भी 40 डिग्री निकलेगा नहीं, यहां तक तो आपको करना ही पड़ेगा जो हम लोगों ने काम किया है। अब उसके बाद में हम लोग ये कह सकते हैं कि बहिष कोण है। ध्यान दीजिए, 100 डिग्री कितना कोण है सर? 100 डिग्री वाला जो कोण है वो बहिष कोण है। किसका बहिष कोण है उसको ध्यान देना। ये इस प्रकार से आपको नजर आ रहा है एक त्रिभुज, ठीक है, और उसके अंदर ये आपका 100 डिग्री का कोण है जो कि बहिष कोण है, x और 2 के बराबर। और आपके दिमाग में आना चाहिए कि भाई त्रिभुज की किसी भुजा को अगर आप बढ़ाते हैं तो बहिष कोण अंतराभिमुख अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। तो यहां से हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि कोण नंबर 2 और x मिलकर के 100 डिग्री के बराबर है। और ऐसी स्थिति के अंदर भी कोण 2 चूंकि आपका 40 डिग्री आ चुका है, प्लस x बराबर 100, और इस माध्यम से भी आप x का मान 40 का पक्षांतर करते हुए कितना प्राप्त करेंगे? 60 डिग्री प्राप्त करेंगे। ऑप्शन बी आपके प्रश्न का उत्तर रहेगा। आगे बढ़ते हैं सर, अगला प्रश्न। एक समांतर चतुर्भुज आपके सामने यहां पर लिखा गया है ना, ड्रॉ आपके पास में है, और ये कहा गया कि समांतर चतुर्भुज ABCD में x और y के मान किसके बराबर है। अब यहाँ कॉन्सेप्ट कौन सा लगाना है कि भी आपके दिमाग में आ रहा होगा कि भी समांतर चतुर्भुज के अभिमुख कोण है ना बराबर होते हैं। अभिमुख यानी आमने सामने के कोण, द अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो आमने सामने के कोण जब बराबर हैं तो इसका मतलब क्या होना चाहिए? समांतर चतुर्भुज पैरेललोग्राम की बात कर रहा हूं, और ये बात हमारी समचतुर्भुज में भी लागू होती है। अभिमुख कोण, आमने सामने के कोण कैसे होंगे? बराबर होते हैं। तो इस आधार पर आपके दिमाग में आए कि कोण A कोण C के बराबर है और कोण B जो है वो कोण D के बराबर है। और जब ये कॉन्सेप्ट अगर आपके दिमाग में आ रहा है तो कोण A का अभिप्राय 4x प्लस y बराबर C यानी 75 डिग्री, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई। और दूसरी स्थिति 2x प्लस 5y बराबर 150 डिग्री, ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 हो गई। तो कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब क्या करना चाहे, अब समीकरण के फील्ड के अंदर हम लोग पहुंच गए। अब दो ऑप्शन आपके पास में है, या तो हम समीकरण को हल करें, x और y के मान को ज्ञात करें, या फिर दूसरा तरीका हमारा है कि 1 बाय 1 ऑप्शन से x और y के मान रखते हुए जो समीकरण है इनको संतुष्ट करने का प्रयास करें। तो जैसा भी आपको उचित लगता है वैसा आप काम करेंगे, x और y का मान ज्ञात करेंगे। तो चलिए मैं सीधा सीधा हिसाब कर लेता हूं इसका। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इक्वेशन नंबर 2 को मैं 2 से गुणा करना चाहता हूं। तो देखिए इक्वेशन नंबर 1 क्या है? 4x प्लस वाई बराबर 75, इसमें कहीं कोई अंतर नहीं किया हमने, कोई गुणा नहीं किया। और इक्वेशन नंबर 2 को जब 2 से गुणा किया तो यहाँ पर क्या हो गया सर? 2 से गुणा करने पर 4x, 2 से गुणा करने पर 10y और 2 से गुणा करने पर 300। ठीक है, अब मैं इसको चूंकि 4x दोनों के चिन्ह समान है इसलिए मैं इसको घटाऊंगा, और घटाते समय इनके चिन्ह बदलते हुए 4x से 4x काट दूंगा। वापस से ध्यान देना, सबसे पहले x के गुणांकों को हमने बराबर करने का प्रयास किया। यहाँ पर 4 था और नीचे 2 था, तो 2 से गुणा करते हुए समीकरण नंबर 2 के अंदर 4x कर दिया, घटा दिया, 4x कट गया, प्लस का y माइनस का 10y, तो ये हो गया सर माइनस 9y, प्लस का 75 माइनस का 300, ये हो गया माइनस का 225 डिग्री। माइनस से माइनस काट देते हैं तो y का मान क्या हो गया? 225/9, और 225 में 9 का भाग देने पर y आपका 25 डिग्री बनकर के आ रहा है। अब देखिए 4 ऑप्शन जब मैं देखता हूं तो y का मान 25 डिग्री मुझे केवल और केवल ऑप्शन नंबर बी में नजर आता है। तो मेरे प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। कई बार जो है आधा करके भी हम ऑप्शन को देख लें, उससे भी हमको फायदा मिल जाता है, समय बच जाता है। अगर इन केस ध्यान दीजिए,
अगर मुझे x का मान ज्ञात करना होता तो y तो आपका 25 डिग्री आ गया, x निकालना होता तो मैं इक्वेशन नंबर 1 की बात फिर से करता आपसे, है ना। इक्वेशन नंबर 1 से 4x y के स्थान पर 25 डिग्री बराबर कितना 75 डिग्री, तो 25 उधर जाएगा, घटा देंगे तो 4x बराबर कितना हो गया सर 50 डिग्री, है ना। 75 में से 25 घटाने पर कितना 50 डिग्री हो गया। और x का मान कितना है 50 में 4 का भाग देना, और ये कितना हो गया सर 12.5। कारण क्या है कि जब 50 में 4 का भाग देंगे 2 के पहाड़े से काटने पर ये रहा रिजल्ट 25/2, और 25/2 का मतलब 12.5। ये रहा x का मान। ऑप्शन नंबर बी आपके तीसरे प्रश्न का उत्तर रहेगा। आगे बढ़ता हूं सर। अगला जो प्रश्न है हमारा, त्रिभुज एबीसी में 3 कोण ए बराबर 4 कोण बी बराबर 6 कोण सी हो तो कोण ए किसके बराबर है। ध्यान दीजिए सर, यहां पर जो आपका प्रश्न कह रहा है त्रिभुज की बात कर रहा है, 3 टाइम्स द एंगल ए इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ एंगल बी इज इक्वल टू 6 टाइम्स ऑफ एंगल सी है। कोण ए का मान कितना होगा। तो सबसे पहला काम, कोण ए, कोण बी और कोण सी को सरलतम रूप में अनुपातों के रूप में व्यक्त करने वाले हैं। और जब 3 पद आपस में बराबर हैं तो हम लोग ये डिस्कस कर चुके हैं या आपकी जानकारी में होगा कि 3 पद बराबर हैं तो इन तीनों को आप 1 के बराबर मान लें। और ऐसा जब करेंगे तो आपके पास में अब ये इंफॉर्मेशन 3 अलग अलग हो गई। 3 इंफॉर्मेशन के अंदर एक इंफॉर्मेशन हो गई 3a 1 के बराबर, 3 एंगल ए 1 के बराबर, और इसी प्रकार से 4 एंगल बी 1 के बराबर, और इसी क्रम के अंदर 6 एंगल सी 1 के बराबर। ठीक है जी। तो चलिए यहां से बात करता हूं। एंगल ए का मान 1/3, एंगल बी का मान 1/4 और एंगल सी का मान कितना है 1/6 के बराबर होगा। वापस से ध्यान दीजिए, 3 इंफॉर्मेशन, 3 एंगल ए 1 के बराबर, 4 एंगल बी 1 के बराबर और 6 एंगल सी भी 1 के बराबर। तो एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी के मान आपके पास में आ गए। और जब ये मान आपके पास में आ गए तो मुझे बताइए इसको सरलतम रूप में कन्वर्ट करने की बात आपसे कर लेता हूं। ठीक है ना, यहां पर कर लेते हैं। चलिए, एंगल ए अनुपात एंगल बी अनुपात एंगल सी, ये स्थिति है 1/3 अनुपात 1/4 अनुपात 1/6। ये 3, 4 और 6 का एलसीएम क्या बनता है 3, 4 और 6 का एलसीएम आपका 2 बनता है ना। सॉरी, एलसीएम जो है 12, 2 नहीं। ठीक है जी, 3 है, 4 है और 6 है। मतलब एलसीएम की बात जो हो रही है तो उसके अंदर एक छोटी से छोटी संख्या है जिसमें 3 का, 4 का और 6 का भाग चला जाए तो एलसीएम बना आपका 12। तो एलसीएम 12 से हम लोग क्या करने वाले हैं, गुणा करते हुए इसको सरलतम रूप में कन्वर्ट करें तो कोण ए, कोण बी और कोण सी 12 से गुणा करते हुए 4:3:2, ये आपका सरलतम रूप हो गया अनुपातों का। और अपने प्रश्न के आंसर के अंदर कोण ए का मान मुझे चाहिए, तो बताइए त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 होना, तो इसलिए 180 हमने ऊपर की ओर लिखा। इसमें तीनों कोण हैं यानी तीनों अनुपातों के योग हैं, तो तीनों अनुपात इनका योग करने पर 4, 3, 7 और 2 का 9 का भाग देते हुए, और कोण ए के लिए आप किससे गुणा करेंगे 4 से गुणा करेंगे। तो 9 के पहाड़े से इसको काट लेता हूं, 9 दूना 18, 0 और 20 चौका 80 डिग्री। ये आपके प्रश्न का क्या हो गया सर, आंसर हो गया। और मैं उम्मीद करता हूं कि ये प्रश्न जो है नो डाउट आप लोग लगातार कर रहे हैं, आपके है ना, जल्दी से जो है आप लोगों ने इन सबको कर लिया है। आगे बढ़ें अगले प्रश्न के बारे में। देखिए सर, ये एक बहुत बढ़िया सी स्थिति है, और जब क्लास के अंदर आप लोगों ने डिस्कस किया होगा या पढ़ाई की होगी तो उसके अंदर आपके दिमाग में क्या चीज आई होगी कि भाई ए बी सी है, जिसमें एक तो है आपका ए पी लंब है, और ए पी जब लंब है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं एल्टीट्यूड, शीर्ष लंब कहा करते हैं। एक बात तो ये हो गई। और दूसरा कोण ए का अर्धक, यहां पर कह रहा है एपी जो है बी ए सी का अर्धक है। एक मिनट, एपी है तो यहां पर क्यू की बात हो रही है ना इस प्रश्न में, यहां पर क्यू है और ये कोण ए का अर्धक है। ठीक है, ये आपका अर्धक है। और हम लोगों ने डिस्कस क्या किया है, हम लोगों ने डिस्कस ये किया है कि भाई शीर्ष लंब और अंतः कोण के अर्धक के मध्य का जो कोण होता है ना, एंगल बिटवीन एल्टीट्यूड्स एंड एंगल बाइसेक्टर, वो किसके बराबर होता है, वह आधार कोण, ये वाले जो कोण है आपके आधार कोणों के अंतर का आधा होता है। तो एंगल पी ए क्यू जो होता है 1/2 एंगल बी माइनस एंगल सी होता है आधार कोणों के अंतर का आधा। और जब मैं बात करता हूं यहां आधार कोण कितने डिग्री है, 75 डिग्री और 35 डिग्री है। तो यहां पर 75 में से 35, और एक बात और आपसे निवेदन करूंगा कि बड़े में से छोटा आपको घटाना है। ठीक है ना,
अगर C बड़ा है तो C में से B को घटाओगे और B बड़ा है तो B में से C को घटाओगे। ये आधार कोण के अंतर का आधा कब होगा? ये उस स्थिति में होगा जब आपको कौन सा कोण पूछा जाएगा? शीर्ष लंब, और उस शीर्ष के जो कोण का अर्धक रहेगा, तो कोण के अर्धक और शीर्ष लंब के मध्य का कोण आधार कोणों के अंतर का आधा। और जब मैं इसको देखता हूं तो ये 40 घटाया 2 से 40 काटने पर हमारे प्रश्न का उत्तर क्या आया सर? 20 डिग्री। ये अपने प्रश्न का आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर ए हो गया। ठीक है जी, चलिए सर आगे बढ़ता हूं। अगला जो प्रश्न है एक चतुर्भुज के बारे में बात कर रहा है और निम्न में से कौन सा कथन सत्य है ऐसा पूछा गया है आपसे। तो चलिए क्या करने वाले हैं आप इस प्रश्न के लिए, हमारे दिमाग में आना चाहिए एक चतुर्भुज है आपके पास में, ये ऐसा, ठीक है, इस क्रम के अंदर चतुर्भुज हमने बना लिया, ठीक है ना, ए बी सी डी, और ये आपका बिंदु हो गया ई हो गया, ये आपका एफ हो गया। कुछ कोण यहां पर मार्क किए जा रहे हैं जिसके अंदर मान लेते हैं कोण ए इस प्रकार से है, यहाँ कोण एक्स है, ये कोण आपका बाहर वाला बी है और अंदर वाला कोण वाई है। तो ए बी सी मतलब ए बी एक्स वाई में क्या संबंध है? अब आपके दिमाग में क्या कॉन्सेप्ट आना चाहिए? हमारे कॉन्सेप्ट आना चाहिए भाई चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग क्या होता है? 360 डिग्री होता है ना। सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। तो सबसे पहले कोण एक को ज्ञात करना वाला हूं, नंबर 2 पर ज्ञात करने वाला हूं। तो बताइए एक नंबर वाला कोण कितना होगा? ये 180 माइनस ए होगा। कारण क्या है कि भाई ये दोनों कोण जो हैं ये सरल रेखा के एक बिंदु पर एक और बनने वाले कोण हैं, इनका योग 180 के बराबर होगा। अब जब ये दोनों कोण मिलकर के 180 हैं तो 180 में से एक को घटा देंगे तो कोण एक निकल के आया। इसी क्रम में दूसरा कोण आप निकालेंगे तो अब आपके दिमाग में फिर से वही चीज वही कॉन्सेप्ट आ रहा है, सरल रेखा युग्म है ना। एंगल्स ऑफ लीनियर पेयर की बात होने के कारण दोनों कोणों का योग 180 होने के कारण 180 में से b को घटा दें तो ये 1 और 2 नंबर निकाल दिया। अब मैं बात करूंगा चतुर्भुज में, ठीक है ना। और चतुर्भुज में चारों कोणों का योग कितना होगा? 360 डिग्री होगा। तो चलिए सर चारों कोणों के अंदर कोण ए के ऊपर अभी हमने बात की है 180 है ना, माइनस बी, ए बिंदु पर, बी बिंदु पर x, सी बिंदु पर 180 माइनस ए और डी बिंदु पर y, इन चारों ही कोणों का योग 360 डिग्री। अब आप देख लें कि लेफ्ट हैंड साइड में 180 और 180 360 हो रहा है, तो 180 जोड़ने पर 360, राइट में 360 से कट गया, और कट गया इसका मतलब घट गया है सर, जीरो बच गया वहां पर। वापस से ध्यान दीजिए, अगर हम लोग जो है ना वहां पर देखिए दो अलग अलग स्थितियां हैं। जब आप पक्षांतर करते हैं और घटाते हैं तो जीरो बच रहा है, और भाग देने की स्थिति में 1 बचता है ना। काटने अगर मान लिया मैं कहीं पर ऐसा करता हूं कि 5x बराबर 5, तो ऐसी स्थिति में काटने पर वहां 1 बचाता हूं, और जब 5 प्लस x बराबर 5 होता है और ऐसी स्थिति में जब काटता हूं तो यहां जीरो बचता है। इसको ध्यान देना, जब आप प्लस माइनस की बात करते हैं, पक्षांतरण की बात कर रहे हैं, चिन्ह बदलने की बात कर रहे हैं, तो वहां जीरो बचेगा, और अगर गुणा की बात हो रही है तो वहां पर 1 बचेगा। तो चलिए अगर नहीं समझ में आया तो मैं इसको जो है पक्षांतर कर लूंगा। तो मैं 180 को माइनस वाले b को, इस 180 को और ये माइनस वाले a को पक्षांतर कर लेता हूं, तो लेफ्ट में बच गया x प्लस वाई बराबर 360, प्लस का a होगा प्लस का b होगा, माइनस 180 और माइनस का 180। भाई दो 180 है, प्लस के हैं, पक्षांतर के बाद में माइनस का 180 हो गया, और माइनस बी और माइनस ए उधर की ओर जाने पर प्लस का ए प्लस का बी हो गया। तो अब देखो 180 180 360 कट गए सर, प्लस माइनस, तो हमारा परिणाम क्या बना? परिणाम हुआ x प्लस वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी के बराबर। ये हमारे प्रश्न का उत्तर हो गया। आपका ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं सर, अगले प्रश्न के बारे में बात कर रहे हैं। भाई एक डायग्राम आपको दे रखा है, मैं उस डायग्राम को दोबारा से एक बार फिर से बना लेता हूं आपके लिए, ठीक है। इस प्रकार का डायग्राम, और उसके अंदर हमें चाहिए क्या चाहिए सर? कोण AED का मान चाहिए, यानी A, ये A और D, ये वाला कोण मुझे चाहिए सर। ये आपको रिक्वायरमेंट है, x मैं इसको लिख देता हूं, और जो वैल्यूज आपको दे रखी है उसमें ये वैल्यू 30 डिग्री है, ये वैल्यू आपकी 50 डिग्री है, और ये वैल्यू आपकी 25 डिग्री है। अब मुझे बताइए सर कैसे करने वाले हम लोग? देखिए सबसे पहले एक नंबर पर ये निकलने वाला है, ठीक है। और ये जो कोण नंबर 1 है, ये त्रिभुज ABC के लिए बहिष्कोण है या नहीं है सर? भाई त्रिभुज ABC है, उसकी भुजा BC आगे की तरफ बढ़ी हुई है, और ये बहिष्कोण है। और आपके दिमाग में आना चाहिए कि बहिष्कोण किसके बराबर होता है सर? बहिष्कोण अंतराभिमुख अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। अंतः कोणों के
योग के बराबर होता है, ठीक है ना। तो ये आपके दिमाग में आए तो सबसे पहले एक नंबर निकालना चाहूंगा, तो एक नंबर वाला कोण क्या हुआ, 30 और 80 का योग, सॉरी 30 और 50 का योग 80 होगा। 30 + 50 बराबर 80 डिग्री, कोण एक निकल गया। इसी प्रकार से अब आपके दिमाग में आना चाहिए कि 2 नंबर पर ये x निकल जाएगा सर, ठीक है। और 2 नंबर पर जो x निकलेगा ये फिर से एक बहिष्कोण हो गया। ये किसका बहिष्कोण हो गया, ये त्रिभुज CDE का बहिष्कोण है। देखिए सर, आप जब त्रिभुज CDE की अगर मैं डायग्राम की बात करता हूं तो वो डायग्राम हमारा इस प्रकार से है। त्रिभुज CDE की बात करूं तो है ना, C है, D है और E है, और मैंने यहां पर क्या किया, इस CE भुजा को आगे बढ़ा दिया, तो ये वाला जो है 2 नंबर पर आपका बहिष्कोण है, और ये बहिष्कोण इन दोनों अंतराभिमुख अंतः कोणों के योग के बराबर होगा। तो x जो होगा वो एंगल 1 और 25 के बराबर होगा, और एंगल 1 अभी निकाल चुके हैं, 80 और 25 जोड़ने पर कितना होगा, 105 डिग्री। ऑप्शन नंबर ए आपके प्रश्न का उत्तर रहेगा। चलते हैं सर आगे की तरफ, अगले प्रश्न के बारे में बात करते हैं। देखिए किस प्रकार से हमारा प्रश्न है, त्रिभुज ABC में कोण A का समद्विभाजक AD है। कोण A जो रहा उसका समद्विभाजक एंगल बाइसेक्टर वह AD है। हमारा प्रश्न कह रहा है AB 8 सेंटीमीटर है, AC 10 सेंटीमीटर है, BC का मान है, BD का मान कितना है। चलिए सबसे पहले मैं डायग्राम बनाने की बात करता हूं। हमारा प्रश्न कह रहा है त्रिभुज ABC, ये त्रिभुज ABC है और कोण A का समद्विभाजक AD है। कोण A का समद्विभाजक होने का मतलब है यह अगर a/2 है तो ये भी क्या है, a/2 है, ये कोण का समद्विभाजक हो गया। और जब भी किसी कोण का समद्विभाजक होता है और वो समद्विभाजक सामने वाली भुजा को मिलता है या सामने वाली भुजा को काटता है तो उसका अनुपात एक निश्चित हुआ करता है, और वो निश्चित अनुपात क्या होता है, BD और DC का जो अनुपात है वह उस कोण को बनाने वाली भुजाओं AB और AC के अनुपात के बराबर होता है। तो इस प्रश्न के अंदर यह विशेष बात है जो आपकी जानकारी में होनी चाहिए। वापस ध्यान देना, किसी भी त्रिभुज में अंतः कोण का अर्धक सामने वाली भुजा को उसी अनुपात में विभाजित करता है जो अनुपात उस कोण को बनाने वाली भुजाओं का अनुपात है ना। भुजाओं की लंबाई का जो अनुपात रहा उसी लंबाई के अनुपात में BD और DC का अनुपात रहेगा। देखिए कोण A को बनाने वाली भुजाएं कौन सी है, कोण A को बनाने वाली भुजाएं AB है ना, और कौन सी भुजा है, AC है, कोण A का निर्माण। तो BD और DC का अनुपात इस AB और AC का अनुपात रहेगा। ठीक है, ये चीज हमारे दिमाग में आनी चाहिए। तो चलिए मैं यहां से बात करता हूं, BD और DC का जो अनुपात है, AB का मान आपका 8 है और AC का मान 10 है, तो कुल मिलाकर के 4:5 हो गया। BD और DC का मान 4:5 के अनुपात के रूप में हो गया। अब चलिए मुझे चाहिए, यहां पर BC दे रखा है, ठीक है ना, और BD का मान चाहिए। तो BD ये जो 13.5 दे रखा है इसको ध्यान दें, BD DC का अनुपात आपका 4:5 के अनुपात में आ गया है ना, ये आपका अनुपात रहा। मुझे बताइए BC की लंबाई, BC का मतलब यहां से लेकर के यहां तक का हिस्सा है जिसमें 4 अनुपात भी शामिल हो रहा है और 5 अनुपात भी शामिल हो रहा है। तो BC की लंबाई अनुपातों के क्रम में 4 + 5 9 के बराबर हो रही है, जिसका मतलब मुझे इसमें 9 का भाग देना होगा। और किससे गुणा करूं, BD का मान चाहिए इसलिए मैं 4 से गुणा करता हूं। तो चलिए सर 9 के पहाड़े से इसको काट लेता हूं, 9 एकम 9, 4 बच गया। आप क्रॉस कर रहे हैं पॉइंट को इसलिए पॉइंट लगाएंगे, 4 और 5 45 हो गया, 9 पंजा 45 और 15 चौक 60, पीछे से एक अंक गिनकर दशमलव लगाना, तो कुल मिलाकर के आपके प्रश्न का आंसर क्या रहा, 6 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी आपके प्रश्न का उत्तर रहेगा। चलिए सर आगे बढ़ता हूं, अगला जो प्रश्न है, यानी हम लोगों ने ज्यामिति जो अगली आगामी परीक्षाओं के अंदर जैसे जैसे प्रश्न बन सकते हैं ना, कुछ जो पिछली परीक्षाओं में हमारे बने हैं है ना, उन सभी को लेकर के कि जो पिछली परीक्षाओं में बने हैं वो क्या लेवल है, आगे आने वाली परीक्षाओं में कैसे बन सकते हैं, और उनको लेकर के एक है ना कुछ प्रश्नों का सेट तैयार किया है जो कि हम लोग यहां पर डिस्कस कर रहे हैं। चित्र में P समांतर Q है, ध्यान दीजिए सर, ये अपना डायग्राम है, उसमें ये वाली स्थिति बन रही है, P और Q समांतर है, ये P लिख दिया और ये Q लिख दिया, ये समांतर है। X का मान चाहिए। अब ध्यान दीजिए सर, यहां पर ये तिर्यक रेखा की बात पहले करता हूं ताकि हम लोगों को समझने में आसान रहे, ये R तिर्यक रेखा है या नहीं है। और इस R को अगर मैं देखता हूं तो सबसे पहले मैं यहां पर इस 1 नंबर वाले कोण को प्राप्त कर सकता हूं। कैसे प्राप्त कर सकता हूं, ये कोण आपका है 95 डिग्री के बराबर, ठीक है, और ये मैंने 1 नंबर ये वाला मार्क किया है इस स्थान पर। और आपके दिमाग में आना चाहिए समांतर रेखाएं,
ठीक है, पी क्यू। आर तिर्यक रेखा अगर उसको काटती है तो ये एक ही जैसी स्थिति में बनने वाले कोण हैं, और एक जैसी स्थिति में बनने वाले कोण का मतलब है ये आपके संगत कोण हो गए, और एक नंबर का कोण कितना हो जाएगा, 95 डिग्री के बराबर हो जाएगा। बात समझ में आ गई? तो एक नंबर हम लोगों ने निकाल दिया। उसके बाद में एक तिर्यक रेखा इस प्रकार से और भी थी, ठीक है, जिसके अंदर हम लोग बात कर रहे हैं कि यह कोण आपका 30 डिग्री है ना, और ये चीज मुझे x ज्ञात करनी है। तो 2 नंबर पर मैं इसको निकाल सकता हूं सर। देखिए ये अगर 30 है तो इसके सामने वाला, ठीक सामने वाला कोण 2 नंबर है, तो 2 नंबर वाला कोण, ये कोण एक 95 डिग्री तो हो गया आपका संगत कोण होने के कारण, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होने के कारण की बात कर रहे हैं। और 2 नंबर वाला जो कोण रहा हमारा वह 30 डिग्री, यानी इसको हम लोग कह रहे हैं सम्मुख कोण, ठीक है, वर्टिकल अपोजिट एंगल होने के कारण। अब मुझे बताइए, इस रेखा के ऊपर एक बिंदु ये रहा, और इस एक बिंदु पर एक ही और बनने वाले ये तीनों कोण, इनका योग की बात हम कर रहे हैं, ठीक है ना। तो अब आपके लिए जो है रेखिक कोण युग्म की बात हो रही है। डायग्राम के अंदर सरल रेखा युग्म यानी कोण नंबर 1, कोण नंबर 2 और x, इन तीनों का योग 180 डिग्री, तीसरे नंबर पर आपके द्वारा सोचा जाएगा। तो कोण 1 आपका हो गया 95, कोण 2 हो गया 30 डिग्री, और x का मान मुझे चाहिए बराबर 180। x का मान 180 माइनस 95 और 30, 9 और 3 12, 125 को घटाने पर कितना डिग्री आंसर आएगा, 55 डिग्री। ये हमारे प्रश्न का उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर ए आपके प्रश्न का आंसर रहा। चलिए सर आगे की तरफ बढ़ता हूं मैं। अगला जो प्रश्न है हमारा, चित्र आपके पास में है, ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज की बात कर रहा है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की बात कर रहा है। प्रश्न कह रहा है AC और BD विकर्ण है, ठीक है ना, AC और BD उसके विकर्ण आपको नजर आ रहे हैं। देखिए अब मैं इस डायग्राम को थोड़ा सा बड़ा बनाता हूं और वापस से एक बार जो है आपको बता रहा हूं कि यहां इस प्रकार से एक चक्रीय चतुर्भुज हम लोगों ने बना लिया, ठीक है, ABCD के रूप में। यहां पर है BCD और A, ठीक है, और ये AC, और प्रश्न ने कहा BD उसके विकर्ण है। अब आगे प्रश्न क्या कर रहा है, DBC 55 डिग्री। देखो अब कहां है सर DBC, थोड़ा सा विचार करेंगे तो DBC यह कोण आपका कैसा है, ये कोण है 55 डिग्री के बराबर। एक बात, BCA 45 डिग्री, कहां से जा रहा है, B से A होता हुआ C की ओर, यह कोण आपका है 45 डिग्री, और मुझे कौन सा कोण निकालना है, BCD का मान चाहिए, यानी ये पूरा का पूरा कोण मुझे चाहिए x के रूप में, ठीक है। अब मुझे बताइए सर क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले आपके दिमाग में आना चाहिए कि भाई ये एक नंबर का कोण निकल जाएगा, है ना। एक नंबर वाला जो कोण निकलेगा वो कितना होगा, 55 डिग्री। और इसका लॉजिक क्या है, लॉजिक है एक ही वृत्तखंड के कोण, एक ही वृत्त खंड के कोण। हम लोगों ने पढ़ा है कि एंगल्स ऑफ सेम सेगमेंट आर इक्वल, एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं। तो कहां है सर वृत्तखंड, उसको ध्यान देना। ये जो चीज है आपकी, ये रहा आपका चाप, समझ गए। इस चाप के द्वारा, वापस से बात कर रहा हूं, ये जो डीसी चाप है, इसी चाप के द्वारा ये बिंदु ए पर कोण बन रहा है, देखो आप बन रहा है ना, ये बिंदु ए पर, और इसी चाप के द्वारा आपका बिंदु बी पर कोण बन रहा है, सही है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों कोण आपस में कैसे होंगे, बराबर होंगे। तो कोण एक आपका 55 डिग्री होगा, एक ही वृत्तखंड का कोण होने के कारण। अब मुझे बताइए आपके दिमाग में क्या चीज आनी चाहिए कि अगर ये चक्रीय चतुर्भुज है तो दूसरा कॉन्सेप्ट क्या लगने वाला है, चक्रीय चतुर्भुज के अभिमुख कोण कैसे होते हैं, समपूरक होते हैं। समपूरक का मतलब है दो कोण जिनका योग कितना हो, 180 डिग्री होता है, यानी अपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री की बात हम लोग कर रहे हैं, योग 180 होने की बात कर रहे हैं। तो आपके दिमाग में आना चाहिए चक्रीय चतुर्भुज में कोण ए और कोण सी, इनका योग कितना होगा, 180 डिग्री होगा। और कोण ए का मतलब ये दोनों कोण है सर, कोण ए का अभिप्राय चतुर्भुज में ये दोनों कोण हैं, जिसमें से कोण एक आपका निकल चुका है 55 डिग्री। तो बताइए कोण ए का अभिप्राय किससे हो गया सर, कोण ए 45 प्लस 55 से हो गया, प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री। और आपके दिमाग में आया कि भाई इनको जोड़ने पर कितना है, 100, पक्षांतर करने पर 180 में से जब 100 घटाएंगे तो कोण सी कितना होगा, 80 डिग्री के बराबर होगा। और कोण सी का मान नाम ही तो है सर BCD, BCD बराबर 80 डिग्री। ऑप्शन नंबर डी हमारे प्रश्न का उत्तर रहेगा। तो उम्मीद करता हूं कि लॉजिक वगैरह जो है आपके दिमाग के अंदर आ रहे होंगे कि किस प्रकार से आपको करना चाहिए। चलिए एक प्यारा सा प्रश्न है हमारा,
और उस प्रश्न को ध्यान देना, चित्र में आर एस पैरेलल टू डी बी पैरेलल टू पी क्यू है। ध्यान दीजिए, ये जो वर्टिकल लाइन आपको नजर आ रही है, जिसके अंदर यहां पर आपको नजर आ रही है ये आर एस, ये वाली है ना, डी बी और ये पी क्यू, ये तीनों जो है आपकी समांतर रेखाएं हैं। और आपका प्रश्न कह रहा है सीपी बराबर पीडी बराबर 11 सेंटीमीटर। देखो मैं अलग अलग त्रिभुज की बात कर रहा हूं, जिस त्रिभुज में सीपी और पीडी है मैं उस त्रिभुज की बात पहले कर रहा हूं। देखिए हमारा त्रिभुज ऐसा है, ठीक है, जिसके अंदर इस त्रिभुज में ये रहा सर डी है, ये बी है, क्लियर। और यहां से ऐसा करते हुए, चूंकि ये रेखाएं आपकी समांतर है, और यहां पर है पी क्यू और ये सी। और आपका प्रश्न कह रहा है सीपी और पीडी 11-11 है, सीपी और पीडी क्या है, 11-11 है। और हम लोगों ने बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम पढ़ी होगी, थेल्स प्रमेय जिसको आप कहते हैं, आधारभूत आनुपातिक प्रमेय। और हम लोग ये कहते हैं कि त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अगर कोई रेखाखंड हमारा खींचा जाता है तो अन्य भुजाओं को समान अनुपातों में विभाजित करता है, नंबर एक। और दूसरी बात, चूंकि यहां पर त्रिभुज जो आपको नजर आ रहे होंगे, ये दोनों त्रिभुज समरूप भी नजर आ रहे हैं। देखिए
चलो, तो यहां पर भी जो है दोनों त्रिभुज कैसे हो गए, समरूप हो गए। और अगर समरूप त्रिभुज है तो उनकी संगत भुजाओं के अनुपात कैसे होंगे, बराबर होंगे। और संगत भुजाओं के अनुपात में ये आपको 3 और ये 3 दे रखा है। तो देखो यहां से मैं बात करने वाला हूं एस आर की। अगर एस आर की बात करूंगा तो वहां से पीछे वाले 2 लेटर्स बी डी के रूप में लूंगा मैं। बराबर में अगर ऊपर वाले त्रिभुज में ए एस ए आर की बात करूंगा, पहला और तीसरा लेटर लेता हूं, है ना, ए आर, तो वहां से क्या लूंगा सर मैं पहला और तीसरा ए डी लूंगा। तब आप ध्यान दें एस आर बटा बी डी बराबर क्या हो गया, ए आर। ए आर का मान 3 है और ए डी का मान 6 है। फिर से कट गया सर ये 1 और 2 के रूप में। तो यहां से फिर से बात करूंगा एस आर बराबर तिरछा गुणा करते हुए 1/2 बी डी के रूप में होगा। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। तो अब देखिए पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन, एस आर बराबर 1/2 बी डी, समझ गए, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। दोनों इक्वेशन का राइट हैंड साइड का पार्ट देखें तो दोनों इक्वेशन का राइट हैंड साइड का पार्ट तो एक जैसा है। और अगर राइट हैंड साइड एक जैसा है तो इसका मतलब क्या परिणाम बन रहा है, हमारा लेफ्ट हैंड साइड पी क्यू और एस आर आपका कैसा है, बराबर है। भाई राइट बराबर है तो लेफ्ट भी बराबर होगा, पी क्यू और एस आर आपस में बराबर होगा। अब देखो पी क्यू को हम लोग लिख रहे हैं जेड और एस आर को हम लोग लिख रहे हैं वाई। तो जेड और वाई आपस में बराबर हुआ। और हमारा प्रश्न कह रहा है वाई और जेड के मानों का अनुपात क्या है। अब जब वाई और जेड आपस में बराबर हो गए तो वाई और जेड का अनुपात क्या बनेगा, 1:1 बनेगा। ऑप्शन नंबर सी आपके प्रश्न का उत्तर रहेगा, है ना। तो आपको यहां पर क्या करना होगा, 2 त्रिभुजों की समरूपता की बात करते हुए संगत भुजाओं के अनुपातों को लेते हुए प्रश्नों को हल करना था। चलिए आगे बढ़ते हैं। आयत ABCD की बात करते हैं, उसके विकर्ण O पर प्रतिच्छेद करते हैं। देखिए हमारी स्थिति यह है, एक आयत की बात कर रहा हूं मैं, है ना, आयत है ABCD और इसके विकर्ण एक दूसरे को बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं, काटते हैं, ठीक है जी, यहां पर। और आपका प्रश्न कह रहा है BOC 68 डिग्री के बराबर है। ध्यान दीजिए BOC यानी यह कोण आपका 68 डिग्री के बराबर है। और हमें क्या चाहिए, ODA, O से D होते हुए A की ओर यह कोण मुझे चाहिए। तो अब चलिए सर कैसे करना चाहिए मुझे इस प्रश्न के लिए। आपके दिमाग में सबसे पहले आए कि 1 नंबर पर यह कोण आपका निकलेगा। तो 1 नंबर पर जो कोण निकलेगा वो कितना होगा, 68 डिग्री होगा। क्यों होगा, यह सम्मुख कोण होने के कारण, यानी वर्टिकल अपोजिट एंगल, यानी शीर्षाभिमुख कोण आमने सामने के कोण बराबर होने के कारण, ये सबसे पहला लॉजिक आपके दिमाग में आएगा। दूसरे नंबर का लॉजिक आपके दिमाग में आना चाहिए कि इसको निकालने के लिए, ये 2 नंबर पर निकालने की बात कर रहा हूं, इसको निकालना यानी मानने की मैं बात कर रहा हूं। और कैसे मानूंगा, आपके दिमाग में क्या चीज आए कि भाई आयत के विकर्ण, ध्यान दीजिए सर, अंडरलाइन करते हुए सुने इस चीज को कि आयत के विकर्ण एक दूसरे को क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं और आयत के विकर्ण बराबर भी होते हैं। अगर मैं ये कहता हूं कि डायगोनल्स जो हैं वो AC और BD आपस में बराबर हैं और AC और BD O पर समद्विभाजित भी कर रहे हैं, इसका मतलब नंबर 2 पर आपके दिमाग में आना चाहिए कि OA और OD आपस में बराबर है। ध्यान दीजिए OA और OD के मान बराबर हैं, ये आपके दिमाग में आए, ठीक है। और अगर ये चीज दिमाग में आती है तो इसका मतलब ये जो त्रिभुज बना है OAD, ये आपका समद्विबाहु त्रिभुज बना है। और अगर ये समद्विबाहु त्रिभुज बना है तो कोण नंबर 2 किसके बराबर होगा, कोण नंबर 2 x के बराबर होगा। तो कोण 2 x के बराबर हो गया सर, क्योंकि हमने पढ़ा है कि त्रिभुज की अगर 2 भुजाएं बराबर है तो उन समान भुजाओं के सामने वाले कोण भी कैसे होते हैं, बराबर हुआ करते हैं, ठीक है ना। तो अगर साइड्स इक्वल है तो उनके सामने वाले कोण x और x हो गए। और तीसरा लॉजिक और अपना अंतिम लॉजिक, त्रिभुज AOD की बात करते हुए त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 डिग्री, तो एक कोण x है, दूसरा भी x है और एक कोण 68 निकल करके आया। वापस ध्यान देना, ये x और ये जो कोण है, कोण एक ये 68 डिग्री, तो तीनों कोणों का योग बराबर 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी की हमने बात की। यहां पर x और x मिलकर के 2x बराबर 180 में से 68 कम कर देंगे 68 अगर घटाएंगे तो ये 112 हो जाएगा, 11 6 17, बिल्कुल, है ना। मैं उम्मीद करता हूं सही है, कैलकुलेशन आप जरूर देखेंगे। 8 और 2 10, हासिल 1 7 और 1 8, 112। और इस स्थिति में x का मान 112 में 2 का भाग, और जैसे 2 का भाग देंगे 2 पंजा 10, 2 छंग 12, और आपका आंसर क्या रहा सर, ऑप्शन नंबर डी 56 डिग्री आपका आंसर हुआ। तो यहाँ लॉजिक क्या लगा, एक तो सीधा सीधा कोण आपको नजर आ जाता है, सम्मुख कोण होना, और दूसरा ध्यान दीजिए आयत के विकर्ण बराबर भी होते हैं और आयत के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित भी करते हैं।
जब विकर्ण AC और विकर्ण BD आपका यहाँ पर डायग्राम में बराबर हो गया और दो समान भागों में अगर उसको काटते हैं तो इसका मतलब OA और OD आपस में बराबर हैं और इस त्रिभुज के अंदर समान भुजाओं के सामने वाले कोण बराबर होंगे। इस लॉजिक को लेकर के हम लोगों ने x को ज्ञात कर लिया। आगे बढ़ते हैं सर, अगला प्रश्न। हमारा जो अगला प्रश्न है, देखिए आसान सा प्रश्न है। ये स्थिति है, देखिए मूल रूप से अगर इसको प्रश्न को थोड़ा सा टेढ़ा बनाना होता तो हम लोग इस प्रकार के प्रश्न की बात आपसे कर लेते हैं, ठीक है ना। ये A है, B है और C है जिसमें 130 डिग्री की बात होती है और मुझे चाहिए ABC यानी ये x ज्ञात करना है। अगर थोड़ा सा मुश्किल बनाना होता आपके लिए तो ये प्रश्न इस रूप के अंदर दिया जाता, तो इसके अंदर आपको सोचना क्या होता। देखो यहां तो डायग्राम बहुत स्पष्ट रूप से दे रखा है, लेकिन इस स्थिति के अंदर आपको ये सोचना होता कि मैं यहां पर D बिंदु लेकर के ये नया काम कर लूं। तो हो सकता है जैसा डायग्राम दिया वैसा प्रश्न हो और हो सकता है D बिंदु मार्क नहीं किया हो, और अगर D मार्क नहीं किया है तो D को करते हुए मार्क कर लें। अब सबसे पहला लॉजिक क्या लगने वाला है, सबसे पहला एक नंबर का कोण ये निकल करके आने वाला है और एक नंबर वाला कोण 65 डिग्री, क्योंकि आपने क्या पढ़ा है कि वृत्त के किसी चाप द्वारा केंद्र पर बनने वाला कोण परिधि पर बनने वाले कोण से दुगुना होता है। तो ये केंद्र बिंदु O पर बनने वाला कोण 130 है, ये डबल है परिधि पर बनने वाले कोण से। तो एक नंबर का कोण 130 का आधा हो जाएगा 65 डिग्री के बराबर। और उसके बाद में दूसरा लॉजिक जो लगने वाला है वह चक्रीय चतुर्भुज का लॉजिक लगेगा। और चक्रीय चतुर्भुज के अभिमुख कोण कैसे होते हैं, संपूरक होते हैं। आमने सामने वाले कोणों का योग 180 होता है। तो यहां पर कोण 1 और x मिलकर के 180 होगा, आमने सामने वाले कोण, क्योंकि ये अब आपको चक्रीय चतुर्भुज नजर आ रहा है ना सर। ये अगर इन चतुर्भुज को मिलाएंगे तो ये पूरा का पूरा चक्रीय चतुर्भुज के रूप में आपको नजर आ रहा है। तो एक नंबर और सामने वाला x 180 हो गया, एक नंबर का मान कितना हो गया 65। तो 65 प्लस x बराबर 180 और यहां से x का मान कितना हुआ 180 माइनस 65। चलिए सर, जब मैं इसको घटाता हूं तो ये आपका आ गया 115 डिग्री। अपने प्रश्न का आंसर है। कैलकुलेशन एक बार जरूर आप भी चेक करते रहें। ऑप्शन नंबर ए आपके प्रश्न का आंसर है। चलिए सर आगे बढ़ता हूं। भाई उम्मीद कर रहा हूं कि कॉपी और पेन आप लेकर के बैठे होंगे और इन प्रश्नों को जो है हल भी कर रहे होंगे, या हल है ना जैसे ही है। तो त्रिभुज ABC, तो जो भी जैसी व्यवस्था है आपकी कि भाई आप जो है मौखिक कर सकते हैं, पेपर पेन लेकर कर सकते हैं, इस काम को करें आप भी साथ साथ के अंदर। त्रिभुज ABC में D भुजा AC का मध्य बिंदु है। अब देखो सर, यहां पर ये त्रिभुज ABC की बात कर रहा है, ठीक है। त्रिभुज ABC में D जो बिंदु है भुजा AC का मध्य बिंदु है, और भुजा AC का ये अगर मध्य बिंदु है, मिड पॉइंट है, इसका मतलब क्या हुआ सर, इसका ये मतलब निकल रहा कि AD और DC आपस में कैसी है, बराबर है। प्रश्न कह रहा है BD बराबर हाफ AC, तो B से D की जो लंबाई है वो AC की आधी है। देखो ये भी दे रखा है BD इज इक्वल टू हाफ AC। अब मुझे बताइए, देखो AD भी क्या है, AD भी हाफ AC है, क्योंकि जो AD है, D अगर मध्य बिंदु है तो A से D की लंबाई AC की आधी हो गई, और इसी क्रम में DC भी क्या है, हाफ AC के बराबर है। और जब ये आपको तीनों पता लग गया, भाई ये तो मध्य बिंदु होने के कारण, ये कॉन्सेप्ट किसके लिए है, ये मध्य बिंदु होने की स्थिति में, और BD हाफ AC आपको दे रखा है, तो इन तीनों से जब राइट हैंड साइड के अंदर हाफ AC हाफ AC हाफ AC, तो तीनों चीजें बराबर है। तो अगर राइट बराबर है तो लेफ्ट भी क्या होगा, बराबर होगा। तो इसलिए BD बराबर AD बराबर DC होगा। तो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए कि मैं इधर भी मार्क कर लेता हूं, ये आपस में बराबर हुआ। अब चलिए दूसरा लॉजिक क्या लगा रहे हैं कि अगर किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होती है तो उसके सामने वाले कोण भी कैसे होते हैं, बराबर होते हैं, है ना। एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो अपोजिट इक्वल साइड्स, तो इस इक्वल साइड के अपोजिट एंगल ये वाला, इसको अगर मैं x मानता हूं तो इसके सामने वाला ये क्या होगा, ये भी x हो जाएगा, ठीक है ना। कारण क्या है, जब हम बात कर रहे हैं ABD के अंदर, और ABD में AD बराबर BD के है, AD और BD बराबर है, तो AD के सामने वाला कोण x मानने पर BD के सामने वाला कोण A ये भी x के बराबर हो जाएगा। ये दोनों x के रूप में मान लिया जाए। ठीक ठीक यही काम हम इस नीचे वाले त्रिभुज में भी करना चाहते हैं। यहां पर भी BD और DC बराबर है, तो इनके सामने वाले कोण की बात करता हूं। BD के सामने वाला यह कोण अगर मैं इसको y मानता हूं तो इसके सामने वाला यह कोण y माना जाएगा। देखिए अब ये x नहीं मानेंगे, ये दूसरे त्रिभुज की बात हो रही है,
कोण बराबर होंगे, लेकिन वो कितने होंगे वो हमें नहीं पता। तो अगर ऊपर वाले त्रिभुज में मैंने x माना है दोनों समान कोणों को, तो दोनों भुजाओं के सामने वाले समान कोण यहां पर y के रूप में मैंने माने। अब लॉजिक क्या लगने वाला है? लॉजिक लगने वाला है त्रिभुज ABC में भाई सभी कोणों का योग, तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होना है। तो यहां पर कोण A का मतलब x से हुआ, या पूरा लिख लेता हूं एक बार, कोण A प्लस कोण B और कोण C का योग 180 डिग्री होगा। तो x का अभिप्राय, कोण A का अभिप्राय x, कोण B का अभिप्राय ये दोनों हैं सर, है ना। तो कोण B का अभिप्राय किससे हुआ? x प्लस y से रहा, और कोण C का मतलब y बराबर 180। जोड़ने पर 2x प्लस 2y बराबर 180 डिग्री, 2 कॉमन लेते हुए x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री, और 2 को हम लोग काट लेते हैं 180 में भाग देते हुए 90 आ गया। तो x प्लस वाई 90 के बराबर हो गया। और अगर x प्लस वाई, यानी ध्यान दीजिए ये कोण x और y मिल करके अगर ये 90 के बराबर बन जाता है, तो इसका मतलब कोण ABC, कोण ABC कितना होगा? 90 डिग्री। ये हमारे प्रश्न का उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर सी आपके इस प्रश्न का आंसर रहा। चलिए आगे बढ़ते हैं सर, अगले प्रश्न के बारे में डिस्कस करते हैं। हमारा प्रश्न है n समतलीय रेखाएं एक बिंदु पर मिलती है, यानी एक समतलीय रेखाएं एक बिंदु मिलती है, इसको हम लोग संगामी रेखाएं भी कह सकते हैं कि ऐसी रेखाएं जो एक बिंदु से होकर गुजरती है। क्रमागत रेखाओं के यानी लगातार आने वाली रेखाओं के मध्य कोण x है, 2x है, 3x है, इस प्रकार चल रहा है। तो n का मान ज्ञात करना है ताकि छोटे से छोटा कोण 24 के बराबर हो जाए, और छोटे से छोटा यानी x आपका 24 हो जाए। देखिए सर कुछ रेखाओं के बारे में बात कर रहे हैं जो एक ही बिंदु पर ऐसा मिल रही है। अब कितनी रेखाएं वो हमें नहीं पता है। आपका प्रश्न कह रहा है कि छोटे से छोटा कोण, अगर मैं इसको x मान रहा हूं जो कि आपका क्या है 24 डिग्री के बराबर है। अगला जो कोण है 2x का मतलब ये ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा 48 के बराबर हो जाएगा। अगला कोण 3x होने के कारण 24 दिया ये 72 डिग्री हो गया। अगला जो है 4x होने के कारण ये 96 डिग्री हो जाएगा। ऐसे ही होगा ना सर। अब कितनी रेखाएं हैं उसके बारे में बात करनी है। जैसे मान लीजिए एक रेखा, दूसरा, तीसरा, ये इस प्रकार से रेखाओं के बारे में हम डिस्कस करना चाह रहे हैं। बात समझ में आ गई ना। अब मुझे बताइए सर कि मैं यहां पर देखूंगा तो आपके दिमाग में लॉजिक क्या आएगा? एक बिंदु के चारों ओर बनने वाले सभी कोणों का योग कितना होगा? एक बिंदु के चारों ओर बनने वाले सभी कोणों का योग 360 डिग्री होता है। ये आपके दिमाग में आए तो चलिए मैं ऑप्शन के माध्यम से अगर बात करूं आपसे कि अगर 3 रेखाएं होती एक बिंदु पर, तो 3 रेखाएं तो ऐसी होती सर, जिसमें मैं कहता कि ये 24 है, दूसरा उसका डबल 48 है, तीसरा उसका डबल मतलब 24 या 72 है ना। तो अब मुझे बताइए क्या 24, 48 और 72 मिलकर के 360 के बराबर होता है क्या? क्योंकि एक बिंदु के चारों ओर बनने वाले कोणों का योग 360 होता है। तो यहां पर इनका योग 360 नहीं है, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए तो नहीं हुआ। अगर मान लेता हूं एक बिंदु पर 6 रेखाओं की बात करता हूं, तो देखिए फटाक से 6 रेखाएं 1, 2, 3, 4, 5 और 6 इस प्रकार से करता हूं। और 24 का पहाड़ा बोलना है क्योंकि यहां पर x है, फिर 2x डबल है, फिर उसका ट्रिपल है 3x, तो 24 का पहाड़ा। तो 24 का पहाड़ा 6 बार बोलना पड़ेगा। 24, 48, 72, 96, 144 और यहां पर 168। जब मैं यहां पर देखूंगा तो इनका योग करते हैं, और जब इनका योग कर रहे हैं तो गौर कीजिए सर, यहां पर 24, 48, 72, 96 और 144 और 168 ये भी 360 नहीं है सर। कारण क्या है? जब आप इसको देखेंगे तो 4 और 8 12, 12 और 2 14 और 6 20, 20 और 4 24, 24 और 8 है ना 32, तो इकाई का अंक तो 0 आया ही नहीं, तो ये भी आपका उत्तर नहीं होगा। अब चलिए अंतिम प्रयास के रूप में अगर मान लेता हूं 5 रेखाएं होती, 1, 2, 3, 4 और ऐसी 5, ठीक है। तो 24 का पहाड़ा लिखता हूं 24, यहां पर एक गड़बड़ कर दी सर, ये 120 होगा है ना 24 का पहाड़ा, और ये 144 होगा। यहां पर 24 के बाद में 5 और 144, लेकिन यहां पर भी देखेंगे तो 120 और 144 कर भी दूंगा ना, 96 प्लस 120 और 144, तो इनका जो योग रहा वह 360 नहीं है। अब 24 का पहाड़ा 24 दूना 48, 24 तिया 72, 24 चौक 96, 24 पंजा 120, और जब मैं इसको देख रहा हूं तो इन सभी का योग आप देखें तो ये योग जो है आपका 360 डिग्री बन गया। और अगर योग 360 डिग्री बन गया तो हमारे प्रश्न का आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी हो गया। भाई आपका लॉजिक क्या है?
एक बिंदु के चारों ओर बनने वाले सभी कोणों का योग 360 है। जो आप इसको जोड़ेंगे तो इकाई अंक जोड़ के देख सकते हैं, 4 और 8 12 और 2 14 और 6 20 और इकाई अंक 0 तो 6 हो गया है ना, 20 का 0 हो गया। हासिल 2 लगने पर दहाई का अंक 2 और 2 4 और 4 8 8 और 7 15 15 और 9 24 और 2 26 का 6 हो गया। हासिल 2 और 1 3 हो गया। तो कुल मिलाकर के 5 रेखाएं आपकी बनेगी। भाई x 2x 3x का मतलब क्या है, 24 का पहाड़ा बोलना है क्योंकि सबसे छोटा कोण 24 है और 24 का पहाड़ा लगातार बोलते रहेंगे, उनको जोड़ते रहेंगे। पता लगा 24 का पहाड़ा 5 बार बोलूंगा, 120 तक जब जोड़ूंगा 24 48 72 96 120 तो कुल मिलाकर के 360 बन जाएगा। इसका मतलब 5 आपकी रेखाएं बनेगी। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा प्रश्न है HELP एक समांतर चतुर्भुज है। इस प्रकार से एक पैरेललोग्राम की बात कर रहा है और उसका नाम ऐसा दिया है HELP। ठीक है, OE 4 सेंटीमीटर है। देखिए सर, अब यहां पर इसके जो विकर्ण है जो O पर काटते हैं एक दूसरे को और OE आपका 4 सेंटीमीटर के बराबर आपको कह रहा है। प्रश्न कह रहा है HL PE से 5 सेंटीमीटर ज्यादा है। HL यानी ये दूसरा जो विकर्ण है वो पहले विकर्ण की लंबाई से 5 ज्यादा है। देखिए समांतर चतुर्भुज की विशेषता क्या है। समांतर चतुर्भुज की विशेषता यह है कि भाई इसके जो विकर्ण बराबर नहीं होते हैं, पहली चीज तो, लेकिन विकर्ण जो है वो एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, ये तय है। और जब विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, यहां पर हम बात कर रहे हैं विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, समझ गया ना। और अगर विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करेंगे तो इसका मतलब क्या है, आपके दिमाग में आना चाहिए कि OE और OP आपस में बराबर होगा, 4 सेंटीमीटर होगा। तो इसका मतलब PE कितना हो गया, PE 8 सेंटीमीटर हो गया। अब आपका प्रश्न कह रहा है HL जो है वह PE से 5 ज्यादा है। अगर PE 8 है, 5 ज्यादा, तो 8 और 5 कितना हो गया, PE 13 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, और अगर HL आपका 13 सेंटीमीटर हो गया तो इसलिए OH जिसका मान चाहिए वो 13 का आधा हो गया और 13 का आधा यानी 6.5 सेंटीमीटर। ये आपके प्रश्न का आंसर हुआ। वापस से ध्यान दीजिए सर क्या करना चाहा। देखिए ये जो लिखा है वो अपनी जगह पर है ना, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू में आपको नहीं लिखना, आपको सीधा सोचना है कि भाई अगर O से E तक की दूरी 4 है, चूंकि विकर्ण समद्विभाजित होते हैं तो ये भी 4 हो गई। एक बात, 4 और 4 8। प्रश्न कहा HL की लंबाई जो है वो PE की लंबाई से 5 ज्यादा है, तो इसका मतलब HL की लंबाई क्या हो गई, ये 13 सेंटीमीटर बन गई, क्योंकि PE 8 हो गया, 5 ज्यादा करते 13 हो गया। और ये OH जो चाहिए वो 13 का आधा हो गया, तो 13 का आधा यानी 6.5 सेंटीमीटर। यानी इसी प्रकार से उसी डायग्राम के साथ में आप कर लेंगे। ये सब चीजें लिखने की हमको आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं सर। अगला जो प्रश्न है, एक बहुभुज में विकर्णों की संख्या 54 है। बहुभुज में कितनी भुजाएं हैं। देखिए बहुभुज के विकर्ण, ठीक है, आपका फॉर्मूला क्या होता है सर, बहुभुज के विकर्ण हमारा फॉर्मूला होता है n गुणा n-3/2। ये फॉर्मूला होता है। अब ये फॉर्मूला आया कहां से, ये फॉर्मूला आपका कॉम्बिनेशन से nc2 - n, इसके माध्यम से फॉर्मूला जनरेट होता है। nc2 का मतलब हुआ n उल्टी गिनती n-1/2 माइनस n, यहां से n कॉमन कर देंगे तो n-1/2 माइनस 1, ठीक है ना। n बाहर निकल गया सर, यहां से यहां भी n है, वहां भी n है, बाहर निकाल दिया। अब यहां पर 2 एलसीएम ले लेते हैं। 2 एलसीएम लेने पर n-1 - 2, तो कुल मिलाकर के n मल्टीप्लाई बाय n-3/2, इसके माध्यम से जो है बहुभुज के विकर्ण निकलते हैं। अब मैं क्या करने वाला हूं कि मैं यहां से विकर्णों की संख्या को ज्ञात नहीं करूंगा, मैं ऑप्शन को यूज करने वाला हूं। कारण क्या है कि अगर मैं विकर्णों की संख्या की बात करता हूं, भुजाओं को अगर ज्ञात करता हूं इसको, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है हमारी, n का गुणा n² हो जाता है। तो वहां गुणनखंड मुझे करने पड़ेंगे, धराचार्य सूत्र की बात करनी पड़ेगी। उससे बेटर क्या है, हम ऑप्शन के माध्यम से इसकी बात कर लें, ठीक है ना। जब ऑप्शन के माध्यम से बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर ए, जब n का मान मैं 9 सोचता हूं तो देखिए अपना फॉर्मूला क्या कहता है, 9 गुणा 6/2। 9 सोचने पर 9 में से 3 गया 6, 2 के पहाड़े से 6 कट गया 3 बार, यानी विकर्ण 27 हुए, जो कि अपना प्रश्न का आंसर नहीं है। ऑप्शन नंबर बी में जब n का मान 10 सोचता हूं, 10 गुणा 10 में से 3 घटाने पर 7/2, 2 से कट गया, और विकर्ण उस स्थिति में 35 है, तो ये भी आपका प्रश्न का उत्तर नहीं है। तो ऑप्शन ए नहीं हुआ, ऑप्शन बी नहीं हुआ।
अंतिम प्रयास करेंगे, भाई सी उत्तर आ जाए। सी नहीं आए तो इसका मतलब ऑटोमेटिक आपका उत्तर क्या हो गया, डी हो जाएगा। तो एन का मान अगर मैं 12 सोचता हूं तो देखिए हमारी पोजीशन क्या रहेगी, 12 गुणा 12 में से 3 घटाते हुए कितना बनेगा, 9/2, 2 के पहाड़े से 12 कटा 6 बार, और 6 नम कितना हुआ, 54। और यही तो है आपका कि भाई विकर्णों की संख्या प्रश्न ने 54 दे रखी है, इसका मतलब हमारे प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी के द्वारा दिया जाएगा। चलें सर आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला जो प्रश्न है, गौर कीजिए, प्रश्न है त्रिभुज एक अपना डायग्राम की बात कर रहा है, ये इस प्रकार से, यहां पर बी सी ये हो गया आपका ए और वह हो गया आपका डी, ठीक है ना, ए और ये डी की बात कर रहा है। ये पूरा कोण 65 के बराबर है। देखो ये पूरा कोण 65 डिग्री है, सॉरी 65 है ना, हाँ 65, और ये कोण आपका 35 डिग्री है। हमें चाहिए बी डी सी, इस x को ज्ञात करना है। तो देखो इसको x को ज्ञात करने के लिए सबसे पहले ये निकलेगा सर, एक नंबर त्रिभुज ए बी सी की बात करूंगा, और त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 होने कारण कोण एक नंबर प्लस 65 प्लस 35, इन तीनों का योग 180 के बराबर करते हुए कोण एक का मान 180 माइनस 6 और 3 9, ये पूरा 100 हो जाएगा, बराबर 80 डिग्री हो गया कोण एक। और उसके बाद में आप x को ज्ञात करने वाले हैं, x जो होगा वो कोण एक के बराबर होगा और यह 80 डिग्री के बराबर होगा। कारण क्या है, लॉजिक क्या है, ये लॉजिक फिर से वही है, एक ही वृत्तखंड के कोण, एक ही वृत्तखंड के कोण, ये आपका लॉजिक है ना। तो एक ही वृत्तखंड के कोण कैसे होते हैं, बराबर होते हैं, एंगल्स ऑफ सेम सेगमेंट आर इक्वल। और उस लॉजिक को जब लगा रहे हैं तो जितना एक नंबर का कोण है उतना उतना x है। तो अगर एक 80 डिग्री के बराबर है तो x भी कितना हो गया, 80 डिग्री के बराबर। ऑप्शन नंबर डी आपके प्रश्न का आंसर है। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है, देखिए सर इसको थोड़ा सा ध्यान देना, गंभीरता से इस चीज को देखना है, इस प्रश्न को। हमारा प्रश्न क्या कह रहा है, संलग्न चित्र में ए डी ई और ए बी सी ये आपस में बराबर है। अब देखो मैं जब यहां पर बात कर रहा हूं, एक ट्राइंगल हम लोग ले रहे हैं ए बी सी, और एक ट्राइंगल छोटा वाला ले रहा हूं मैं इस प्रकार से, जिसका रूप आपको नजर आ रहा होगा, ए ई और डी। मैं इन दोनों त्रिभुजों की समरूपता सिद्ध करना चाह रहा हूं, समरूपता देखना चाह रहा हूं। देखिए कैसे देखूंगा, आपके दिमाग में आना चाहिए कि ये अगर है ए बी सी तो दोनों ही त्रिभुजों का ये कोण तो आपका कॉमन आ गया सर, ये डॉट लगाया तो उतना उतना कोण ये भी तो है। उसके बाद प्रश्न ने कहा ए डी ई ए बी सी के बराबर है, तो ए डी ई का मतलब यह कोण जो मार्क कर रहा हूं यह ए बी सी के बराबर है, यानी इस कोण के बराबर है। बात समझ में आ गई। और अगर आपके दिमाग में चीज आ गई तो अब मैं देखो त्रिभुजों के बारे में बात कर सकता हूं। त्रिभुज ए बी सी समरूप हो गया त्रिभुज, देखिए क्रम का ध्यान रखना, डॉट के साथ वाला डॉट ए, फिर बी पर एक मार्क किया हुआ है जो कि डी पर मार्क है, और सी खाली छूटा हुआ है तो यहां पर खाली ए छूटा हुआ है। तो दो त्रिभुज जो हैं वो ए समरूपता के गुणधर्म से दोनों समरूप हो गए, और अगर त्रिभुज समरूप हो गए तो उनकी संगत भुजाओं के अनुपात बराबर हो गए, ठीक है ना। और संगत भुजाओं के अनुपात की अगर बात करूंगा तो देखिए यहां से अगर मैं ए बी की बात करता हूं, देखिए ए बी, तो वहां से मैं ए डी की बात करूंगा, बराबर मुझे चाहिए सर डी है ना, डी नंबर 2 पे आ रहा है, तो अगर मैं यहां से नंबर 2 नंबर 3 यानी बी सी की बात करूंगा तो इधर से भी नंबर 2 नंबर 3 डी ए की बात करूंगा। अब इसके अंदर वैल्यूज हैं वो रख लेते हैं हम लोग। देखिए ए बी का मान, अब ए बी का मान तो मेरे पास में नहीं दिया है सर, लेकिन ए बी का मान निकालने का साधन मेरे पास में है, ए ई और ए बी। देखिए ए ई आपका प्रश्न कह रहा है 8 है और ए बी आपका प्रश्न कह रहा है 7 है, समझ गए, ए ई और ए बी। तो इसका मतलब ए बी का मान कितना हो गया, 15 हो गया 8 और 7 को जोड़ने पर। ए डी का मान सीधा सीधा आपके पास में है 10 के बराबर है, बी सी का मान सीधा है आपके पास में 9, और डी ई आपको ज्ञात करना है। तो मैंने केवल और केवल त्रिभुजों की समरूपता की बात यहां पर देखी, और जब त्रिभुज समरूप हो गए तो उनकी संगत भुजाओं के अनुपात बराबर हो गए। 5 के पहाड़े से 3 बार, 5 के पहाड़े से 2 बार, अंश में 3 और 9 कट गया 3, और इस प्रकार से है ना, 3 के पहाड़े से 3 बार में, और वज्र गुणा करने पर डी ई बराबर 2 का 3 से गुणा कितना हो गया, 6। तो हमारे प्रश्न का उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर बी, 6 सेंटीमीटर। तो प्यारा सा आपका एक प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है, एक तिर्यक रेखा ई एफ 2 समांतर रेखाओं ए बी और सी डी को एम और एन पर काटती है। ध्यान दीजिए, ये आपका प्रश्न कह रहा है ये 2 है आपकी समांतर रेखाएं,
ठीक है, जिसका नामकरण है ए बी और सी डी। एक तिर्यक रेखा की बात कर रहे हैं और ये तिर्यक रेखा है ई एफ, जो कहां काट रही है, ये बिंदुओं एम और एन बिंदुओं पर काटती है। आगे क्या कह रहा है, रेखाएं एमपी और एनपी तिर्यक रेखा के एक ही और स्थित आंतरिक कोणों बी एम एन और डी एन एम के अर्धक हैं। ध्यान दीजिए, तो बी एम एन का अर्धक और डी एन एम का अर्धक ये है सर। और आपका प्रश्न कह रहा है यह कोण कितना है, इसको मुझे ज्ञात करना है। ठीक है ना, ये आपका कोण ज्ञात करना है सर। चलिए मैं इसको हटा देता हूं। अब आपके दिमाग में क्या चीज आनी चाहिए, अगर मैं इसको x को ज्ञात करना है तो अब आपके दिमाग में आना चाहिए ये अर्धक हुए या नहीं हुए। अगर ये अर्धक हैं, प्रश्न ने कहा है सर, है ना, एक ही और आंतरिक कोणों के अर्धक की बात प्रश्न करता है, और अगर अर्धक है तो इसका मतलब ये क्या है, a, तो ये भी क्या होगा सर, a हो जाएगा। अगर ये भी NP भी अर्धक है, अगर मैं इसको B मानता हूं तो ये भी क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। और मुझे बताइए कि कोण M और कोण N इनका योग 180 होगा। कारण क्या है, ये दोनों अंतः कोण हैं, इंटीरियर एंगल्स हैं। समांतर रेखाओं के मध्य बनने वाले, मैं इन कोणों की बात कर रहा हूं M और N, है ना। तो ये जो कोण है और ये कोण, इनका योग आपका क्या रहने वाला है, 180 के बराबर रहने वाला है। तो M पर दो कोण बन रहे हैं सर, देखो, तो इसको M को क्या लिखना है, मुझे 2a लिखना है। N पर हमको क्या लिखना है, 2b लिखना है, क्योंकि देखो N पर ये वाले दो कोण B और B मिलकर के 2b बराबर 180। दो का भाग लगा देता हूं तो a प्लस बी बराबर 90। ये चीज आपके दिमाग में सबसे पहले आनी चाहिए। अब बात करूंगा मैं त्रिभुज की, त्रिभुज MPN की बात करूंगा, MP और N। त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो एक A है, एक B है और एक X है। तो A, B और X जो आपको ज्ञात करना है, तीनों का योग 180। और मुझे बताइए A प्लस B कितना है। अब आप कह रहे हैं A प्लस B, यहां से इक्वेशन नंबर 1 के अंदर हम लोगों ने देखा है A और B का योग 90 है, तो A प्लस B 90 के बराबर है। तो 90 प्लस X बराबर 180। तो यहां से X का मान क्या होगा, 180 माइनस 90 बराबर 90 डिग्री। ये हमारे प्रश्न का आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर डी आपके प्रश्न का उत्तर रहेगा। आगे बढ़ता हूं सर, अगले प्रश्न के बारे में बात करूंगा। देखिए बहुत आसान सा प्रश्न है, और यहां पर तीन अलग अलग प्रकार की स्थितियां आपके दिमाग में आनी चाहिए कि जब त्रिभुज की बात हो रही है और त्रिभुज के अंदर यहां पर एक बिंदु O मार्क किया गया है और मुझे BOC का मान पूछा गया, तो अलग अलग स्थितियां होती है। पहली स्थितियां कि भी O जो है वो अगर आपका लंब केंद्र है, लंब केंद्र यानी ऑर्थो सेंटर है, O ऑर्थो सेंटर होने की स्थिति में कोण BOC जो रहेगा वो 180 माइनस एंगल A के बराबर रहता है। दूसरी स्थिति हमारी जो बनती है, O अगर यहां पर परिकेंद्र होता है, सरकम सेंटर की बात होती है, O अगर परिकेंद्र है तो ऐसी स्थिति में कोण BOC ट्वाइस ऑफ एंगल A के बराबर होता है। और तीसरी प्रकार की जो हमारी स्थिति होती है, जिसके अंदर मैं कह रहा हूं O जो है हमारा अंतः केंद्र है, इन सेंटर की बात अगर करता हूं, अंतः केंद्र होने की स्थिति में कोण BOC क्या होता है, 90 प्लस एंगल A/2 होता है। तो ये अलग अलग डायग्राम एक जैसे दिखेगा, लेकिन सारा खेल होगा O कौन है, O क्या है। O लंब केंद्र होने पर 180 माइनस एंगल A, O परिकेंद्र होने पर ट्वाइस ऑफ एंगल A, और O अंतः केंद्र होने पर 90 प्लस A/2 रहेगा। तो चलिए फिलहाल यहां पर बात कर रहा हूं, यहां पर आपका प्रश्न लंब केंद्र की बात कर रहा है, तो इसके लिए हमारा आंसर क्या रहने वाला है सर, कोण BOC बराबर 180 माइनस एंगल A रहने वाला है। 180 में से 80 कम करने पर हमारे प्रश्न का उत्तर क्या बना, 100 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी आपके प्रश्न का उत्तर रहेगा। चलिए सर आगे बढ़ता हूं। अगला जो प्रश्न है, यहां पर फिर से दो समांतर रेखाओं की बात की जा रही है सर। ठीक है, ये L और M है ना। ठीक है, डायग्राम के अंदर हो सकता है आपको समांतर नजर नहीं आ रही हो, लेकिन यहां पर लिखा है L इज पैरेलल टू M। अगर लिख दिया इसका मतलब वो फाइनल हो गया कि ये समांतर है। और हम जो बात करने वाले हैं, ये P है, ये वाला आपका मान Q है और ये R है। ठीक है, P प्लस Q माइनस R का मान चाहिए, इसको मैं O मानता हूं। अब देखो सर, मैं क्या करने वाला हूं, यहां से एक लाइन पैरेलल ड्रॉ करने वाला हूं O से। ठीक है, ये मैंने एक नया काम कर दिया। ये एक नई रेखा जो ब्लू शेड के अंदर आपको नजर आ रही है, ठीक है,
इसको हम लोगों ने ड्रॉ कर दी। क्लियर है? अगर ऐसा ड्रॉ कर दिया तो इसका मतलब क्यू कोण दो भागों में बटा एक नंबर और ये दो नंबर। बताइए एक नंबर का कोण क्या होगा? एक नंबर का कोण 180 माइनस पी के बराबर होगा। और कारण क्या है, लॉजिक क्या है? अंतः कोण होना। अगर ये इंटीरियर एंगल है, अंतः कोण है, तो अंतः कोणों का योग 180 होता है। तो P और एक, ये P कोण और ये एक नंबर का कोण मिलकर के 180 है, तो कोण एक 180 माइनस पी के बराबर होगा। और दो नंबर वाला कोण रहेगा R के बराबर रहेगा। और ये Z आकार की बात हो रही है, एकांतर कोण की बात हो रही है। वापस से ध्यान दीजिए सर कि भाई हमारी जो पहली स्थिति कौन सी है सर? पहली स्थिति ये वाली है जिसके अंदर मैंने ये कोण की बात की है एक नंबर और ये P। तो ये दोनों समांतर रेखाएं हैं और इन समांतर रेखाओं के मध्य में है अंतः कोण योग 180। और दूसरी स्थिति कौन सी बन रही है? दूसरी स्थिति हमारी ये वाली स्थिति बन रही है जिसमें O यहां पर है, R यहां पर है और दो नंबर का कोण यहां पर है। तो ये Z आकार के कोण की बात हो रही है, एकांतर कोण मान में बराबर है। तो एक नंबर दो नंबर निकल गया। तो इसका मतलब Q किसके बराबर हो गया? तो Q आपका हो गया 180 माइनस पी प्लस आर के बराबर हो गया। ये आपके दिमाग में आए भाई Q जो है एक और दो का ही तो जोड़ है। ठीक है, तो एक 180 माइनस पी और दो आर, तो ये आपका रिजल्ट हुआ। अब आगे बढ़ता हूं मैं। हमें क्या ज्ञात करना है? उसके अंदर वैल्यूज को रखने की बात करूंगा, है ना। तो ज्ञात करना है P प्लस क्यू माइनस आर। तो P का मान कितना है सर? यहां पर P को P रखते हुए, Q का मान 180 माइनस पी प्लस आर रखते हुए माइनस आर। यहां से प्लस का आर माइनस का आर प्लस का पी माइनस का पी कट गया और हमारे प्रश्न का आंसर क्या हो गया? 180 डिग्री। ये आपके प्रश्न का आंसर है। ऑप्शन नंबर सी आपका उत्तर रहेगा। आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न हमारा है, देखिए सीधा सा सिंपल सा रिजल्ट है। अगर कोई बाह्य बिंदु है और वहां से स्पर्श रेखा और छेदक रेखा अगर खींची जाती है तो आपका सीधा परिणाम है PA गुणा PB बराबर क्या है? PT स्क्वायर। देखिए प्रश्न क्या कह रहा है? चित्र में O वृत्त का केंद्र है, PT स्पर्श रेखा की बात कर रही है, टेंजेंट, PAB छेदक रेखा है, PA का मान 4 सेंटीमीटर है, ये वाला मान 4 है और AB का मान 5 है। ठीक है, और आपका परिणाम होता है PA गुणा PB बराबर PT स्क्वायर। मान रखेंगे, आपका प्रश्न का उत्तर निकल जाएगा। तो PA का मान कितना है? 4, PB का मान कितना है? 4 और 5 का योग 9 बराबर क्या है? PT स्क्वायर। तो इसलिए PT स्क्वायर 9 और 4 का गुणा कितना है? 36। और यहां से PT का मान 36 का वर्गमूल, और 36 का वर्गमूल कितना बना? 6 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर डी आपके प्रश्न का उत्तर है। चलिए सर 24वां प्रश्न, ये भी जो है आपका एक अच्छा सा प्रश्न है। और इसके अंदर जो मैं दो त्रिभुजों की बात करूंगा, मुझे AC स्क्वायर चाहिए। तो मैं दो त्रिभुजों में, देखिए कौन कौन से दो त्रिभुजों की बात कर रहा हूं मैं? ये वाले दो त्रिभुजों की बात कर रहा हूं, जिसमें एक तो ये त्रिभुज है ACD, है ना, और दूसरा त्रिभुज हमारा है ये वाला बड़ा वाला ABC। प्रश्न ने क्या कहा? ADC ACB के बराबर है। ADC कहां है सर? ADC ये वाला, ठीक है, और ACB इसके बराबर है, ये प्रश्न कह रहा है। तो एक मार्किंग मैंने कर दी। दोनों त्रिभुजों को जब देखा तो ये डॉट बना रहा हूं, ये दोनों में कॉमन है ना सर। देखो A से C वाला लाइन है और A से D होते हुए B की ओर जाने वाला लाइन है, तो ये डॉट हो गया। तो इसका मतलब दोनों त्रिभुज कैसे हो गए? समरूप हो गए सर। A समरूपता से त्रिभुज ADC समरूप है। और यहां पर भी वही करना है, A पर डॉट है तो सामने भी डॉट वाला, फिर उसके बाद D का मतलब मार्किंग है एंगल वाली जो कि C है, और उसके बाद C का मतलब चल फटाफट एक तो कर दा। चलो, तो यहां पर जो है संगत भुजाएं जो समानुपाती होती है, तो AD बटा AC बराबर यहां से दूसरा नंबर DC बटा CB बराबर पहला तीसरा AC बटा पहला तीसरा AB।
अब मुझे AC स्क्वायर चाहिए, तो AC स्क्वायर कब आएगा, जब मैं पहले और तीसरे को कंपेयर करता हूं, है ना। तो जब पहले और तीसरे की बात करूंगा, फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड है, तो फर्स्ट और थर्ड से पहला और तीसरे की बात करेंगे तो ये रिजल्ट रहा AD बटा AC बराबर AC बटा AB, और वज्र गुणा कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से, AC स्क्वायर बराबर AD गुणा AB। ये आपके प्रश्न का रिजल्ट हो गया सर। तो देखिए AC स्क्वायर किसके बराबर है, AD और AB के गुणा के बराबर है। ऑप्शन नंबर C आपके प्रश्न का आंसर है। चलिए सर आगे बढ़ता हूं मैं। अगला जो प्रश्न है, त्रिभुज ABC की माध्यिकाएं BM और CN एक दूसरे को समकोण पर काटती है। ध्यान देना, ये विशेष प्रकार की स्थिति है और आपके दिमाग में आना चाहिए, मैं स्टार मार्कर से आपके बात कर रहा हूं। त्रिभुज की माध्यिकाएं अगर एक दूसरे को समकोण पर काटती है, और केवल जब समकोण पर काटती है उस स्थिति की बात मैं आपसे कर रहा हूं। तो ऐसी स्थिति में आपका जो AB स्क्वायर और AC स्क्वायर किसके बराबर होना चाहिए, तो यहां पर देखिए AB स्क्वायर और AC स्क्वायर किसके बराबर होगा, 5BC स्क्वायर के बराबर होता है। इस रिजल्ट को आपको सीधा सीधा याद भी रखना चाहिए, ठीक है ना। AB स्क्वायर और AC स्क्वायर 5BC स्क्वायर के बराबर होगा। और यहां पर लॉजिक अगर लगाने की बात करते हैं तो पाइथागोरस प्रमेय का लॉजिक आपको यहां पर लगाना होगा, क्योंकि ये 90 डिग्री का कोण आपका बन रहा है। अब देखो सर, यहां पर जो बात हो रही है हमारी, तो उसके अंदर जो भुजाएं हैं और माध्यिकाएं होने का मतलब क्या है कि ये मध्य बिंदु हो गया सर, सीधी सी बात है। माध्यिकाएं यानी कि N आपका मध्य बिंदु हो गया, M आपका मध्य बिंदु हो गया। मैं इस त्रिभुज की बात करूंगा, उसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाऊंगा, क्योंकि ये कोण आपका 90 डिग्री का है सर, और इसी क्रम में ये कोण भी आपका 90 डिग्री का है। तो मैं करने वाला हूं इस त्रिभुज के अंदर पाइथागोरस प्रमेय की बात करूंगा, एक इस त्रिभुज में, एक इस त्रिभुज के अंदर हम पाइथागोरस प्रमेय की बात करेंगे, और उसके बाद बचा खुचा काम इस त्रिभुज में यानी OBC के अंदर पाइथागोरस प्रमेय की बात करेंगे। तो कैलकुलेशन जो है आपकी थोड़ी सी लंबी हो जाती है, तो इसको एज ए स्टैंडर्ड रिजल्ट आपको याद रखना होगा। शर्त यह है, माध्यिकाएं जब समकोण पर एक दूसरे को काटती है उस स्थिति में AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर बराबर क्या रहेगा सर, 5BC स्क्वायर के बराबर रहेगा। तो चलिए सर, मैं उम्मीद करता हूं कि इस सेशन के अंदर जो हम लोगों ने 25 प्रश्न डिस्कस किए हैं जो ज्यामिति से संबंधित थे, आगे आने वाली परीक्षाओं के लिए आप सभी के लिए उपयोगी सिद्ध होंगे, ठीक है ना। और आप में से कईयों ने ये प्रश्न जो है साथ साथ में भी हल किए होंगे या पहले से हल कर लिए होंगे, ठीक है। लेकिन जो नहीं कर पाया उन्होंने देख करके, या जो प्रश्न आप नहीं कर पाए वो सीख, है ना, देख करके आप इसको सीख लें, एक बार वापस से आप इसको रिवाइज कर लें। तो चलिए सर, आज के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।